नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप चौधरी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान के दुर्ग इस टॉपिक को लेकर के हम चर्चाएं कर रहे थे और इस टॉपिक में हमने दुर्गों की श्रेणियों को और दुर्गों के उद्देश्य हमने पढ़ लिए थे पिछली क्लास में। आज हम राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग जो हैं उन दुर्गों में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद दुर्गों का एक एक करके विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। साथ आज हम सीखेंगे कि जो दुर्ग हैं उनमें किस तरह से प्रश्न बनते हैं। सामान्यतः प्रश्न बनता है उपनामों से, या दुर्ग किस राज्य में है, सॉरी किस जिले में है। साथ ही ये भी प्रश्न बन जाता है कि कौन से दुर्ग की प्रसिद्धि का कारण क्या है, या किसी विशेष अटैकर ने उस पर अटैक कब किया था और किस कारण किया था। तो ये सारी चीजें, साथ ही उपनामों से प्रश्न बनता है कौन सा दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है या कौन सी पहाड़ी पर है। ये भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वहां बनते हैं, या उस किसी दुर्ग के विशेष के अंदर कोई विशेष मंदिर या कोई विशेष महल अगर बना हुआ है तो वो भी एक प्रश्न बन जाता है। तो साथियों, आज हम देखेंगे राजस्थान के दुर्गों में उपनाम देख लेते हैं। साथियों, पहले राजस्थान के दुर्गों में प्रसिद्ध दुर्गों के उपनाम, जैसे ऐसे दुर्ग जिनके नाम आक्रमणकारियों के द्वारा परिवर्तित किए गए। सामान्यतः यहां से प्रश्न बन जाता है। कौन कौन से दुर्ग थे साथियों ऐसे जिनके नाम जो है परिवर्तित किए गए थे। सबसे पहला दुर्ग है चित्तौड़। चित्तौड़ का जो किला है इसका नाम परिवर्तित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दिया था। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़ का नाम इसने बदला, खिज्र खां को सौंपा और नाम रखा खिजराबाद। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये दुर्गों में से कि किस दुर्ग का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया गया। किसका? चित्तौड़गढ़ के किले का। दूसरा प्रश्न बनता है सिवाना का। सिवाना का नाम भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बदला था। ज्यादातर दुर्गों के जो नाम परिवर्तित किए गए वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किए गए। अलाउद्दीन खिलजी ने इस सिवाना के दुर्ग का नाम परिवर्तित किया और क्या कर दिया साथियों? हैराबाद। हैराबाद याद रखेंगे, और इसे कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया था। इसके बाद तीसरा जो दुर्ग है वो है जालौर। जालौर के दुर्ग का भी नाम परिवर्तित किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने ही नाम परिवर्तित किया और इसका नाम रखा गया जलालाबाद। जलालाबाद। अगर मैं इनके सन बताऊं आपको तो चित्तौड़ का नाम बदला गया 1303 ईस्वी में, सिवाना का जो नाम बदला गया 1308 ईस्वी में, और जालौर का जो नाम परिवर्तित किया गया 1310-11 ईस्वी में। ठीक है, तो तीन तो ये प्रसिद्ध दुर्ग हैं जहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी कि ऐसे दुर्ग जिनके नाम परिवर्तित किए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों ये आज वाला, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और अगर आपके पास कोई बुक आप पढ़ रहे हैं साथ में तो उसमें अंडरलाइन कर लो जिन प्रश्नों को मैं यहाँ आपको दोहरा रहा हूं। तो ऐसे दुर्ग जिनके आक्रमणकारियों ने नाम परिवर्तित किए, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया गया, 1303 में बदला अलाउद्दीन खिलजी ने। सिवाना का नाम खैराबाद किया इसने 1308 में। जालौर का नाम जलालाबाद किया इसने अब 1310-11 में नाम बदला। ठीक है, इसके बाद चौथा दुर्ग देख लेते हैं।
चौथा दुर्ग गागरोन। गागरोन पर जो अटैक किया था वो किसने किया था? अलप खां गौरी। या होशंग शाह। होशंग शाह। एक शहर सुना होगा आपने, होशंगाबाद, वो इसी होशंग शाह ने बसाया था। मालवा का राजा था ये, और इसने गागरोन पर अटैक किया था। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में, राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। 1423 में इस पर अटैक किया, ठीक है, और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद, ठीक है। इसके बाद अगला जो अटैक किया गया वो उदयपुर पर किया गया। उदयपुर का नाम बदल करके अकबर ने, किसने बदला उदयपुर का नाम? अकबर ने, ठीक है, और इसका नाम बदल कर दिया गया था मुहम्मदाबाद। मुहम्मदाबाद, ठीक है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है। इसके बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आमेर। आमेर, आमेर का नाम बदला गया साथियों 1709-10 में। किसने अटैक किया? मुगल बादशाह बहादुर शाह ने। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने अटैक किया और इस दुर्ग का नाम बदल करके क्या कर दिया था? मोमिनाबाद। मोमिनाबाद, मोमिनाबाद या इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, ठीक है। आमेर कहां पर है? जयपुर में। 1709-10 में इस पर अटैक किया गया। अटैक का कारण था, यहां का राजा था सवाई जयसिंह और उसका छोटा भाई था विजय सिंह। जब उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ तो ये जो बहादुर शाह था ना, इसका दूसरा नाम था मुअज्जम। शासक बनने के बाद इसने बहादुर शाह की उपाधि से ये गद्दी पर बैठा। तो जो मुअज्जम था ये बड़ा था और इसका छोटा भाई था आजम। आजम के पक्ष में सवाई जयसिंह लड़ा और मुअज्जम इस बात से नाराज हो गया। जब मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा तो इसने सवाई जयसिंह से बदला लेने के लिए आमेर पर विजय सिंह को बिठा दिया और सवाई जयसिंह की हैसियत अब केवल एक मुगल मनसबदार की रह गई। इसलिए सवाई जयसिंह 1707 में देवारी का समझौता करता है मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह और जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह के साथ। तब जाकर के वो दोनों इसे आश्वासन देते हैं, अपनी पुत्रियों का विवाह करते हैं सवाई जयसिंह से और इसको आमेर का शासक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। तब जाकर के ये दोबारा से आमेर की गद्दी को हस्तगत कर लेता है, परंतु 1709 में आमेर पर आक्रमण कर देता है मुगल बादशाह बहादुर शाह। और बहादुर शाह जब अटैक करता है तो आमेर खाली करना पड़ता है सवाई जयसिंह को और आमेर का नाम बदल करके मोमिनाबाद या इस्लामाबाद कर दिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक इसी में पढ़ेंगे, विभिन्न तोपों वाले किले। ऐसे किलों को हम पढ़ेंगे साथियों जिनमें प्रसिद्ध तोपें रखी हुई हैं। सबसे पहला किला है जोधपुर का। जोधपुर का याद रखना, जोधपुर का जो दुर्ग है सबसे ज्यादा तोप इसमें रखी हुई है। वर्तमान में भी अगर आप कभी जोधपुर जाएंगे तो जोधपुर के किले के ऊपर वर्तमान बहुत ज्यादा संख्या में तोपें रखी हुई हैं, जिनमें से प्रसिद्ध तोपें हैं किला, शंभू बाण, गजनी खां, नागपली, नुसरत, गजक और गुब्बारा। ये चारों जो तोपें नीचे मैंने लिखी हैं ये चारों के चारों आरएसएम एसएसबी ने
पटवारी प्री एग्जाम 2015 जो हुआ था, आयोजित हुआ था, उसमें ये पूछे थे कि नागफली, नुसरत, गजक और गुब्बारा का संबंध है, क्या ये मिठाइयां हैं, क्या ये तोपें हैं? इस तरह से ऑप्शंस दिए गए। तो ये क्या थी? तोपें, जो कौन से दुर्ग में रखी हुई हैं? जोधपुर के दुर्ग में रखी हुई हैं। जोधपुर का दुर्ग जिसे हम मेहरानगढ़ के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो मेहरानगढ़ के दुर्ग में ये प्रसिद्ध तोपें रखी हुई हैं। दूसरा प्रसिद्ध जो किला है वो है आपके खंडार का। यहां से प्रश्न बन सकता है, खंडार का किला। खंडार का किला कहां पर है साथियों? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। यहां पर एक प्रसिद्ध तोप है साथियों। कौन सी तोप है? शारदा। शारदा तोप, याद रखेंगे। शारदा तोप कौन से किले में है? खंडार के किले में। और खंडार का किला कहां पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम पढ़ लेते हैं। तीसरा प्रसिद्ध दुर्ग है बूंदी का। बूंदी का तारागढ़। बूंदी में भी तारागढ़ नाम का एक किला है और अजमेर में भी एक तारागढ़ नाम का किला है। बूंदी का किला बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए तारे के समान उसकी आकृति हमें देखने को मिलती है, इसलिए उसका नाम रख दिया जाता है तारागढ़। अजमेर का किला, उसे भी तारागढ़ कहा जाता है, और उसे तारागढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा अपनी रानी ताराबाई के लिए जीता गया था। तो बूंदी का जो तारागढ़ है, इसके अंदर जो तोप रखी हुई है साथियों, उस तोप का नाम है गर्भ गुंजन। गर्भ गुंजन। ये एक प्रसिद्ध तोप कहां रखी हुई है? आपके बूंदी के तारागढ़ किले में। इसके बाद अगला आ जाता है आपके इसमें जयगढ़। जयगढ़ कहां है साथियों? जयपुर में है। और जयगढ़ जयपुर में जो ये किला है, इसमें प्रसिद्ध कौन सी तोप रखी हुई है साथियों? इसमें आपके रखी हुई है जयबाण। जयबाण, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयबाण। किसने बनवाई थी? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने बनवाई थी और इसे जयगढ़ के दुर्ग पर तैनात किया था। अगर आज भी आप यहां जाएंगे तो ये तोप आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रसिद्ध तोपें हैं जो इन किलों में रखी हुई हैं। इनके अलावा एक बार इसे साइड में कर देते हैं। पांचवा किला, डीग का किला। डीग का किला, डीग के किले को पहले कहते थे दीर्घपुर। और इस दीर्घपुर के किले में एक प्रसिद्ध तोप है जिसका नाम है लाखा तोप। लाखा तोप। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के किले का जब दरवाजा तोड़ा गया था तो इस तोप का उपयोग किया गया था, और इस तोप की उस जमाने में बड़ी धाक हुआ करती थी। इसके बाद अगला किला आता है शाहबाद का। शाहबाद दुर्ग। शाहबाद दुर्ग कहां पे साथियों? 12 में। इसमें एक प्रसिद्ध तोप है जिसका नाम है नवलवान। नवलवान। नवलवान तोप। तो ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नवलवान तोप किस दुर्ग में रखी हुई है। तो नवलवान तोप किस दुर्ग में है साथियों? शाहबाद 12 के किले में। तो ये कुछ राजस्थान की प्रसिद्ध तोपें हैं। यहां से सामान्यतः आपसे प्रश्न कर लिया जाता है कि कौन सी तोप कौन से किले में है, जिनमें से गर्भ गुंजन तोप सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके अलावा जोधपुर की दुर्ग में रखी तोपें, इसके अलावा जयवाण, ये सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन है। जयवाण तोप का प्रश्न सामान्यतः लगभग पेपरों में पहली प्रायोरिटी पर दिया जाता है। अगर क्वेश्चन को टफ बनाना होता है तो अन्य तोपों में से क्वेश्चन कर सकता है। बाकी होने को तो हर किले में कोई ना कोई तोप रखी ही हुई है, लेकिन समस्त तोपों को हमें नहीं पढ़ना है। जो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी लगातार पूछती आ रही हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमें लगभग कवर करना है।
ठीक है, तो विभिन्न तोपों वाले किले कि जिनमें प्रसिद्ध कुछ तोपें रखी हुई हैं, उन किलों का हमने यहाँ पर विवरण देख लिया है। आगे चलते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं राजस्थान में नदियों के किनारे किले। नदियों के किनारे दुर्ग, यहां से भी एक प्रश्न बनेगा। पहला दुर्ग है जालौर का। जालौर का दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है? उत्तर देंगे सूकड़ी, सूकड़ी नदी के किनारे। दूसरा किला चित्तौड़ पे आ जाइए। चित्तौड़ का किला कौन कौन सी नदियों के किनारे है? गंभीरी और बेड़च। गंभीर मत करना साथियों, गंभीर नदी पूर्वी राजस्थान में बहती है। गंभीर नदी जो सपोट्रा की पहाड़ियों से निकलती है और वहां से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जाकर के यमुना में मिल जाती है, वो गंभीर है। ये गंभीरी है। ये गंभीरी जावद की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से आती है और चित्तौड़गढ़ किले के पास बेड़च नदी में मिल जाती है। तो गंभीरी व बेड़च नदियां, इनके संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। ठीक है, कभी चित्तौड़गढ़ जाएंगे तो इन दोनों नदियों को आपको रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले क्रॉस करना पड़ेगा। तीसरा आपके आ जाता है इसमें गागरोन का किला। गागरोन का किला सब लगभग सभी बच्चों को पता होता है। ये तो काफी प्रसिद्ध किला है, पहले भी मैं बता चुका था। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर, आहू और काली सिंध नदियां। इसके बाद अगला किला आ जाता है आपके शेरगढ़। शेरगढ़, ये शेरगढ़ में 12 वाले की बात कर रहा हूं। राजस्थान में 2 शेरगढ़ हैं, एक 12 में है, एक धौलपुर में है। दोनों का नाम शेरशाह सूरी ने परिवर्तित किया और इनके नाम कर दिए शेरगढ़। तो जो शेरगढ़ 12 में है वो तो परवन नदी के किनारे है, परवन नदी के किनारे। और जो शेरगढ़ धौलपुर में है वो कौन सी नदी के किनारे साथियों? चंबल नदी के किनारे। ये चंबल नदी के किनारे, ध्यान रखना। इसके बाद अगला जो किला है वो है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़, तो साथियों जो ये भैंसरोडगढ़ का किला है ये चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर है। चंबल व ब्राह्मणी, इस ब्राह्मणी को बामनी भी कह देते हैं, बामनी नदियों के संगम पर, नदियों के संगम पर। ठीक है, तो ये भी एक प्रसिद्ध दुर्ग है भैंसरोडगढ़ का, जो भैंसा शाह और रोड़ाचारण ने बनवाया था। व्यापारियों के द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग भैंसरोडगढ़, जिसे हम राजस्थान का वेल्लोर भी कह देते हैं। चंबल और ब्राह्मणी या बामनी नदियों के संगम पर यह किला बना हुआ है। तो ये राजस्थान के कुछ किले हैं जो नदियों के किनारे स्थित हैं। जो प्रसिद्ध दुर्गों में से अगर बात आती है तो इन दुर्गों में से सामान्यतः प्रश्न कर देगा अगर आपसे नदी पूछनी है तो। आगे चलते हैं, विभिन्न आकृतियों वाले किले। विभिन्न आकृतियों वाले किले, पहला है दौसा का किला, दौसा दुर्ग। दौसा दुर्ग की आकृति किस तरह से है? सूप या छाजले के समान। आजकल तो सूप कई तरह के चल गए, टमाटो सूप भी आता है और भी तरह के सूप आते हैं, लेकिन ये वो वाला सूप बिल्कुल नहीं है। पुराने जमाने में अनाज को साफ करने के लिए, आज भी गांवों में तो ये प्रचलन में है लेकिन शहर के लोग नहीं जानते, तो अनाज को साफ करने के लिए इस तरह से उसको फटका जाता था। तो जो सरकंडे होते हैं ना, घास फूस से बने जो सरकंडे होते हैं, उन सरकंडों से इसका निर्माण किया जाता था। तो लगभग उस जैसा आकार था,
इसलिए इसको कह देते हैं सूप या छाजले के समान आकृति वाला। और वो कौन सा है? दौसा का किला। दूसरा है आपके मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग। जोधपुर का किला या मेहरानगढ़ दुर्ग, इसकी आकृति कैसी मानी जाती है? कागमुखी, कागमुखी दुर्ग, कागमुखी दुर्ग। और भारत के नक्शे के समान, भारत के नक्शे के समान। ऑस्ट्रेलिया के समान इसकी मत करना, ऑस्ट्रेलिया के समान जोधपुर जो जिला है, जोधपुर जो डिस्ट्रिक्ट का जो विस्तार है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है। तो ऑस्ट्रेलिया के समान किले की आकृति नहीं है, जिले की आकृति है। ठीक है। इसके बाद अगला किला आ जाता है आपके जैसलमेर, जैसलमेर, जिसको हम बोल देते हैं सोनारगढ़, सोनारगढ़। ये जो किला है साथियों, इसे रेत के समंदर में लंगर डाले जहाज की भांति आकृति इसकी है। रेत के समंदर में लंगर डाले जहाज के समान। दूसरी आकृति इसकी मानी जाती है अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान आकृति भी इसकी मानी जाती है। जैसलमेर के सोनारगढ़, इसी को स्वर्ण गिरी भी कह देते हैं, सोनारगढ़ को ही स्वर्णगिरी दुर्ग भी कह देते हैं। ठीक है। तो इसकी आकृति कैसी मानी जाती है? रेत के समंदर में लंगर डाले जहाज की भांति या अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। चित्तौड़ दुर्ग की आकृति कैसी है साथियों? चित्तौड़ दुर्ग की आकृति, तो चित्तौड़ दुर्ग की आकृति मानी जाती है व्हेल मछली के समान, व्हेल मछली के समान। इसी तरह अगर कुंभलगढ़ की बात करें, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की आकृति कमल के समान है। जैसे कमल की पंखुड़ियां, कमल के फूल में आपने देखा होगा पंखुड़ियां ऊपर की तरफ उठी हुई हैं, उसी तरह से कुंभलगढ़ का जो किला है वो चारों तरफ से एक बड़ी दीवार के द्वारा कवर्ड किया गया है और बीच बीच में जो उसकी चोटियां हैं, जो कई 13 पर्वत चोटियों पर उसे बनाया हुआ है, तो जो पर्वत चोटियां हैं वो एहसास कराती हैं कमल की पंखुड़ियों के समान। इसलिए कुंभलगढ़ की आकृति कमल के समान है, इसीलिए कुंभलगढ़ को नाम दिया गया था कमल मीर। कुंभलगढ़ का उपनाम क्या है? कमल मीर। ठीक है। तो ये ऐसे किले हैं जिनकी कोई विशेष आकृति है। ये टॉपिक भी अपना लगभग खत्म ही है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऐसे दुर्ग जहां साके हुए। साके से तात्पर्य क्या है साथियों? साके से तात्पर्य है कि पुरुष लोग युद्ध लड़ते हुए केसरिया कर लें, अपना बलिदान कर दें और उनके पीछे जो उनकी रानियां हैं वो जौहर कर लें। केसरिया किस तरह से किया जाता था? जब कोई अटैकर परमानेंट किले को घेर करके बैठ जाता था और उसके जाने की कोई संभावना रहती नहीं और राजा को लगता कि अब मेरे पास इतनी सेना नहीं है कि मैं लंबे समय तक इस सेना के साथ लड़ सकूं, तो उसके पास दो ही चुनौतियां रहती थी सामने, दो ही परिस्थितियां रहती थी। या तो वह उस राजा के सामने जो अटैकर है उसके सामने आत्मसमर्पण कर दे, या दूसरा रहता था कि वह उससे युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाए। तो युद्ध लड़ते हुए वीर गति का जो रास्ता था वो राजस्थान में सामान्यतः चुना जाता था, इसीलिए राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है। अब ये लोग क्या करते थे? कोई भी सैनिक
युद्ध के दौरान जब कम सेना ज्यादा सेना से भिड़ेगी तो सामान्यतः कम सेना हारेगी, ज्यादा बड़ी जो सेना है वही जीतेगी। तो ऐसे माहौल में कोई एक सैनिक भी पीठ दिखा करके वापस ना भागे, इसलिए इनको पहले ही अफीम की पिनक दी जाती थी और उस अफीम का सेवन करने के बाद ये शत्रु सेना पर केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर अटैक कर देते थे। उसे कहते थे केसरिया करना या त्याग करना। दूसरा होता था जौहर। अब रानियों को ये पहले ही कह देते थे कि हम वहां से वापस आने वाले नहीं हैं, अब बाकी आपकी जो मर्जी है वो करना। तो रानियां क्या करती थी, रानियां सामान्यतः इन राजा और उसके सैनिकों के चले जाने के बाद इनकी जो भी रानियां थी, बहन बेटियां थी, वो अपने आप को कह सकते हैं कि सम्मानित महसूस नहीं करेंगी, उनको सुरक्षा का खतरा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी लाज बचाने के लिए क्या करेंगी, सामूहिक रूप से जौहर कर लेंगी। जल में कूद करके जौहर कर लेंगी, अग्नि में कूद कर जौहर कर लेंगी, जो भी तरह होगा अपनी जान कुर्बान कर देंगी। उसे कहा जाता था जौहर करना। तो जिन दुर्गों में केसरिया और जौहर दोनों होता था उसे कहा जाता था साका। ठीक है, क्या कहते थे हम उसे, साका कहते थे, साका। इसको तो हटा देते हैं थोड़ा सा। उसे क्या कहते थे, साका कहते थे। ठीक है, तो जिन दुर्गों में साके हुए अब हम उनका विवरण देते हैं। तो सर्वाधिक साके कहां हुए, सर्वाधिक साके तो एक किले के बारे में कहा जाता है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। यानी एक ही किला है जो सबसे मजबूत माना जाता है, जो राजस्थान का गौरव माना जाता है, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। और उस चित्तौड़गढ़ में ही सबसे ज्यादा साके हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग में साथियों 3 साके हुए थे, 3 साके। पहला साका हुआ 1303 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए रावल रतन सिंह पर अटैक किया था। उस दौरान रावल रतन सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और जो रानी पद्मिनी थी उसने जौहर किया। तो ये पहला साका था जो किसने किया, पद्मिनी ने जौहर। पद्मिनी ने जौहर किया, रतन सिंह ने वीरगति प्राप्त की, गोरा बादल इसमें लड़ते हुए मरे, गोरा बादल की वीरगति प्राप्त हुई। और अटैक किसने किया था, अटैकर कौन था, यानी शत्रु कौन था, शत्रु था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा साका यहीं पर चित्तौड़ में हुआ 1534-35। यहां की रानी थी कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती। उसने जौहर किया, जौहर किया। साथ ही रावत बाग सिंह कहां के थे, देवलिया। देवलिया जो वर्तमान में हम प्रतापगढ़ को देवलिया कहते, पहले इसको देवलिया कहते थे, वर्तमान में उसे हम प्रतापगढ़ कहते हैं। तो वहां के थे रावत बाग सिंह और इनके 2 सेनापति थे सिंघा और सज्जा। सिंघा और सज्जा ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। अटैकर कौन था, तो शत्रु का नाम था बहादुर शाह। ये गुजरात का शासक था बहादुर शाह, मुगल बादशाह नहीं था। मुगल बादशाह बहादुर शाह 2 हुए थे, बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो जफर नाम से कविताएं लिखता था और उसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था, जो 1857 की क्रांति के दौरान हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और उसे बैलगाड़ी में लद करके रंगून पटक के आए थे और वहीं रंगून में उसकी मृत्यु हो गई थी 1862 में। वो द्वितीय था। और पहला मैं आपको बता चुका था जो सवाई जयसिंह पर अटैक करता है आमेर पर, वो वाला बहादुर शाह प्रथम था, वो मुगल बादशाह थे। ये बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान था। ठीक है, ये बहादुर शाह कभी महाराणा सांगा की शरण में रहा था, महाराणा सांगा के सहयोग से शासक बना था, लेकिन महाराणा सांगा की मृत्यु उपरांत इसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तीसरा साका जो चित्तौड़ में हुआ वो हुआ था 1567-68 में। किसने किया था, अकबर ने अटैक किया था। अकबर तो अटैकर था। इसमें रानी फूल कंवर ने
रानी फूल कंवर ने तो क्या किया था साथियों, जौहर किया था। इसके अलावा जयमल फत्ता, जयमल फत्ता, इसके साथ ही कल्ला राठौड़, कल्ला राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जयमल कल्ला के ताऊ थे और जब जयमल के पैर में गोली लग गई थी तो कल्ला राठौड़ ने अपने ताऊ को अपने कंधों पर बिठाया था और दोनों चाचा भतीजों ने मिलकर के युद्ध किया और उस युद्ध में अकबर की सेना को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी स्थिति हुई कि अकबर भी इतना प्रभावित हुआ इनकी वीरता से कि इन दोनों जयमल और फत्ता दोनों की उसने गजावरूढ़ प्रतिमाएं, हाथी पर सवार प्रतिमाएं आगरे के किले के बाहर लगवा दी। हालांकि जहांगीर ने उन प्रतिमाओं को, जो हाथी पर सवार इनकी प्रतिमाएं थी, उन्हें हटाया और बीकानेर का राजा राय सिंह उन्हें बीकानेर ले गया। तो वर्तमान में ये प्रतिमाएं बीकानेर के किले में रखी हुई हैं, लेकिन उस जमाने में अकबर इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि इनकी प्रतिमाएं कहां लगवा दी थी, आगरे के किले के मुख्य द्वार पर लगवा दी थी। और कल्ला राठौड़, इसे 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि मिली। कल्ला राठौड़ और जयमल, जयमल की बहन थी मीराबाई और कल्ला की बुआ थी मीराबाई। मीराबाई को आप जानते ही होंगे। तो ये कुछ साके हैं जो चित्तौड़ किले के हुए। चित्तौड़ किले में 3 साके हुए, ठीक है। और इस समय मेवाड़ का राजा हुआ करता था उदय सिंह, और उदय सिंह को उदयपुर की सुरक्षा के लिए 1559 में एक नया शहर बसाया था उदय सिंह ने, जिसका नाम था उदयपुर, जो गिरवा की पहाड़ियों में बसाया था। उसकी सुरक्षा के लिए भेजा गया और 1567-68 के चित्तौड़ आक्रमण को संभालने के लिए नियुक्त किया गया था जयमल और फत्ता को। जयमल मेड़ता का शासक था, वीरमदेव इसके पिताजी थे, और वीरमदेव आपको पता होगा महाराणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बेटे थे जयमल, और जयमल के सामने इस युद्ध के दौरान एक परिस्थितियां क्रिएट हुई। जब ये मेड़ता से आ रहे थे इस युद्ध को लड़ने के लिए, तो कुछ स्थानीय डाकुओं ने इन पर हमला कर दिया। इनकी रानियों के जितने भी आभूषण थे वो सारे के सारे इनसे छीन लिए और इनसे कहा कि जो भी तुम्हारे पास है वो फटाफट हमें सौंप दो। तब कल्ला ने अपने ताऊ से, जयमल से कहा, अठे या उठे। इसका आशय वो जो अटैकर था या जो चोर था स्थानीय, जो लूटने वाला था, वो समझ नहीं पाया। उसने पूरी अपनी चोरी की, पूरा सामान इनसे लिया, डकैती की पूरी, और उसके बाद इनसे पूछा कि आप एक बात कह रहे थे, अठे या उठे, इसका क्या मतलब है। तो जयमल ने इसका जवाब दिया कि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि हम तुम्हें और तुम्हारे जितने भी ये शागिर्द आए हैं इन सबको पराजित कर सकते हैं, परंतु मेरे भतीजे ने मुझसे एक बात पूछी है कि हमें यहां लड़के मरना है या वहां चित्तौड़ में अकबर जैसे क्रूर से लड़के मरना है। तो मैंने इससे कहा कि उठे ही लड़ना है, यहां नहीं लड़ना, ये तो हमारे लोग हैं। तो जयमल और कल्ला के साथ ये घटना उस जमाने में एक संदेश देती है कि इन्होंने मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अपने स्थानीय लोगों को, जो कि पेशे से चोर इसलिए बन गए थे, लुटेरे इसलिए बन गए थे क्योंकि उस समय का वातावरण ही इस प्रकार से था, अपने भरण पोषण के लिए उन्होंने ऐसे व्यवसाय भी अपना लिए थे। उस व्यवसायों को ये गलत नहीं मानते थे क्योंकि वो अकबर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, और जब अकबर को ये पराजित कर देते तो शायद उनको बाद में सुधार सकते थे। इसलिए ये कहानी बड़ी दिलचस्प थी जो उस समय जयमल और कल्ला के साथ घटित हुई थी। चलिए साथियों, तो सर्वाधिक साकों में पहला दुर्ग है चित्तौड़, जहां पे कितने साके हुए, 3 साके हुए। दूसरा हम बात करते हैं साके, उसके बाद 2.5 साके हुए, 2.5 साके। ये 2.5 साके कहां हुए साथियों, जैसलमेर में। 2.5 साके जैसलमेर के दुर्ग में घटित हुए। आप कहेंगे सब 2.5 कैसे होंगे, या तो 2 होंगे या 3 होंगे। तो इसमें पहला जो साका हुआ था वो आपके हुआ था 1316 के आसपास। यहां का शासक था रावल मूल राज, रावल मूल राज, और इस पर जो अटैक किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये अटैक किया तो रावल मूल राज लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और सभी दुर्ग की जो ललनाएं थी उन्होंने जौहर कर लिया था। ये पहला साका था यहाँ का। दूसरा साका यहाँ हुआ 1358 में। यहाँ के राजा थे रावल दूदा, रावल दूदा, और उस पर अटैक किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक
FST लिख देता हूं शॉर्ट में, फिरोज शाह तुगलक। इसने अटैक किया रावल दूधा पर, ये दूसरा साका हुआ। और तीसरा साका था 1550 की एक घटना थी, यहां का शासक था रावल लूणकरण। रावल लूणकरण, कलयुग का कर्ण लूणकर्ण को माना जाता है, लेकिन ये वाले लूणकर्ण नहीं थे, वो बीकानेर के लूणकर्ण थे। बीकानेर के शासक थे लूणकर्ण, जिसके बेटा का नाम था जैतसी, और जैतसी के पुत्र का नाम था आपके कल्याणमल, और कल्याणमल के बेटे राज सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, तो रावल लूणकर्ण ये जैसलमेर का शासक था, और इसने एक अमीर अली, अमीर अली कहां का था ये अमीर अली? कंधार का, कंधार का पदच्युत शासक, यानी इसे कंधार से इसकी गद्दी छीन करके भगा दिया गया, हरा करके भगा दिया गया। और इस अमीर अली को शरण दी थी रावल लूणकर्ण ने। ये रावल लूणकर्ण मालदेव का ससुर था, मालदेव की रानी थी उमादेव, वो लूणकर्ण की ही पुत्री थी, जिसे हम इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानते हैं। तो वही लूणकर्ण था, इसने अमीर अली को शरण दी, अमीर अली को कंधार से हरा करके भगा दिया गया, और यहां आकर के अमीर अली ने सोचा क्यों ना एक रियासत पर कब्जा कर लिया जाए। उसके मन में पाप था, इसने शरण दी थी, लेकिन रावल लूणकर्ण अब भी अमीर अली के लिए तो पर्याप्त ही था, इस जैसे उचक्के के लिए कम से कम इसकी सेना को तो नष्ट कर ही सकता था। तो दोनों में इसने अटैक किया अमीर अली ने, और रावल लूणकर्ण ने इससे सुरक्षा में अपनी जान गंवा दी। वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन सारे के सारे शत्रु भी समाप्त हो गए थे, इसलिए रानियों को जौहर करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जो 1550 की यह घटना थी, इसे अर्ध साका माना जाता है, यानी इसमें केवल क्या हुआ था? केसरिया हुआ था, केसरिया हुआ, केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, जौहर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 2.5 साके किस दुर्ग के प्रसिद्ध हैं? जैसलमेर के दुर्ग के। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा 2 साके, 2 साके प्रसिद्ध हैं, 2 साके ये प्रसिद्ध हैं आपके, कहां के? सिवाना के। सिवाना, सिवाना कहां पे पड़ता है? बाड़मेर में, और यहां पर सोनगरा चौहानों का शासन था, सोनगरा चौहानों का शासन था प्रारंभ में, बाद में राठौड़ों के साथ हुआ था दूसरा जो साका हुआ था। तो सिवाना पर 1308 में जब वीरमदेव और कान्हड़ देव जालौर के शासक हुआ करते थे, उन पर अलाउद्दीन खिलजी जब अटैक करता है, तो पहले उस दुर्ग की कुंजी थी सिवाना। ये 2 दुर्ग इस तरह से हुआ करते थे साथियों, इस तरह से पड़ते थे। रास्ते में कौन सा दुर्ग पड़ जाता था? आपके सिवाना पड़ जाता था। यानी अगर आपको जालौर पहुंचना है तो पहले सिवाना को जीतना पड़ेगा। और इस सिवाना में कौन बैठा हुआ था? सातल देव या शीतल देव, इसका भाई था सोम, दोनों सोनगरा चौहान थे। जालौर में कौन था? कान्हड़ देव और वीरमदेव। इन पर हमला बाद में होगा, पहले हमला 1308 में कहां हुआ? शीतल देव और सोम पर हुआ। 1310-11 में फाइनली जाकर के कान्हड़ देव और वीरमदेव को जीता गया था। तो सिवाना पर जो अटैक किया था, शीतल देव और सोम इसकी सुरक्षा के लिए तैयार थे। कमालुद्दीन गुर्ग का अटैक था, अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था पहले कमालुद्दीन गुर्ग को, लेकिन कमालुद्दीन गुर्ग इनको हरा नहीं पाया, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी खुद इनको हराने के लिए वहां पर उपस्थित हो गया। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ किस किस का संघर्ष हुआ? शीतल देव चौहान का। शीतल देव चौहान बहुत विशाल आकृति का व्यक्ति था, हाथी जैसा देह। ऐसा मानते हैं कि शीतल देव को धोखे से मारने के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी इसकी देह को दिखाने के लिए आम रास्तों से गुजारता है, तो जब लोगों की प्रदर्शनी लगती है, देखते हैं कि शीतल देव जैसा विशाल देह का व्यक्ति कितना तगड़ा है, कितना बड़ा है, इसका शरीर कितना पावरफुल है, जब इसको देखा जाता है तो उसी टाइम शीतल देव को देख करके बहुत सारी महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं।
ऐसी स्थिति होती है। इतने बड़े शरीर वाले थे शीतलदेव। ये पहला साका था सिवाना के दुर्ग का। इसके अलावा दूसरा साका घटित हुआ था 1575 से 80 के बीच का कोई ये युद्ध था। कंफर्म इसकी डेट में नहीं दे सकता। इसमें कल्ला राय मलोत ने युद्ध किया था अकबर की सेना से। घटना यह थी कि चंद्रसेन जो मालदेव का तीसरे नंबर का पुत्र था, वो निर्वासित जीवन जी रहा था, एक सन्यासी की तरह इधर उधर भगा घूम रहा था, दर बदर की ठोकरें खा रहा था, क्योंकि अकबर उसके पीछे लग चुका था। उसके भाई उसके विरुद्ध थे, इस वजह से उसे पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी थी। कल्ला रायमलोत आपके मुगल दरबार में रहता था और वहीं पर बूंदी का एक राजा था सुरजन सिंह हड़ा, उसकी पुत्री पर नजर थी अकबर की। अकबर ने कहा कि आपकी पुत्री का विवाह क्यों ना सलीम के साथ कर दिया जाए। तो सुरजन सिंह हड़ा ने कल्ला रायमलोत की तरफ देखा, जो अपने मूंछों में ताव दे रहा था। उसको देख करके उसने कहा कि साहब मेरी पुत्री की सगाई हो चुकी है। किससे हो गई? तो उन्होंने कहा कल्ला से हो गई। कल्ला ने कहा जी बिल्कुल, मेरे साथ सगाई हो गई। अकबर समझ चुका था कि ये अभी अभी मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है, कोई सगाई नहीं हुई है। ऐसा मानते हैं कि कल्ला रायमलोत और सुरजन सिंह हड़ा दोनों बात करते हैं और बाद में कल्ला रायमलोत की सगाई कर दी जाती है, शादी भी कर दी जाती है। अकबर जो उसके पीछे पड़ चुका था, कल्ला रायमलोत को ऐसी सूचना थी कि अकबर उसे कहीं ना कहीं किसी मुठभेड़ में मरवा देगा। तो कल्ला रायमलोत को लगा कि इस तरह से जीवन व्यर्थ जाने के बजाय कोई वीरोचित कार्य किया जाए। तो वह अपने चाचा पृथ्वीराज राठौड़ के पास गया और पृथ्वीराज राठौड़ से उसने कहा कि मेरे मरसिए लिखो। मरसिए मरने के बाद लिखे जाते थे। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला से कहा, पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला से कहा कि मरसिए तो मरने के बाद लिखे जाते हैं और तुम जीते जी इनको लिखवा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं मरने वाला हूं और आप जैसे मरसिए लिखोगे, जिस तरह से मेरा विवरण लिखोगे कि इस तरह से लड़ लड़के वो वीर गति को प्राप्त हुआ, सेम उसी तरह से मैं लड़ाई करूंगा। ऐसा माना जाता है कि इस सिवाना की लड़ाई में अकबर की सेना के साथ कल्ला पूरे जोश के साथ लड़ा और इसमें लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये दो प्रसिद्ध साके थे जो सिवाना के थे। इसके बाद जालौर के साकों का स्थान आता है। जालौर में एक साका हुआ, जो कब हुआ? 1310-11 में। अलाउद्दीन खिलजी की सेना, उसके साथ लड़ा कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान बहुत लंबी कहानी है, हिस्ट्री के टॉपिक में इसको लेके चलेंगे। अगर मैं यहां सुनाने लगा तो पूरा 1 घंटा इसी में खराब हो जाएगा। तो कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष हुआ। वीरमदेव चौहान इसमें लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ और अलाउद्दीन खिलजी का इस जालौर पर अधिकार हो गया और उसने जालौर का नाम बदल करके जलालाबाद भी कर दिया था। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध कहानी थी। अब बात आती है रणथंभौर के दुर्ग की, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले कोई साका जो माना जाता है वो माना जाता है रणथंभौर का, जो कब हुआ था? 1301 में। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है हमीर देव चौहान पर। हमीर देव चौहान, शॉर्ट में लिख लेते हैं, हमीर देव चौहान। उस पर अलाउद्दीन खिलजी का अटैक होता है। हमीर देव की रानी थी रंग देवी और इसकी पुत्री का नाम था देवल देव। दोनों क्या कर लेती हैं? पदमला तालाब में कूदकर जौहर कर लेती हैं। पदमला तालाब में कूदकर जल जौहर कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? जल जौहर। ये राजस्थान का पहला जौहर था। राजस्थान का पहला जौहर, पहला जौहर। ठीक है, और ये कैसा जौहर था? जल जौहर। ओके, तो ये कुछ साके थे जो राजस्थान में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा 2 साके गागरोन में भी हुए। 2 साके गागरोन में। एक साका तो मैं अभी नाम परिवर्तन करते टाइम बता चुका था। पहला साका 1423 में हुआ, जब अचलदास खींची महाराणा कुंभा के जीजा लगते थे।
इनका संघर्ष हुआ था आपके अलप खां गौरी, अलप खां गौरी के साथ या होशंग शाह के साथ। और दूसरे संघर्ष में अचलदास खींची का बेटा लड़ा था 1444 में। 1444 में बेटे का नाम था पालहड़ सिंह। ये बहुत छोटा था जब ये अलप खां गौरी का अटैक हुआ था, तब पालहड़ सिंह बहुत छोटा था। ये अचलदास खींची की दूसरी रानी का बेटा था, दूसरी रानी जो पिंगल से प्राप्त हुई थी, मारवाड़ से प्राप्त हुई थी। तो पालहड़ सिंह के साथ इसका संघर्ष हुआ और उस समय मालवा का शासक था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी प्रथम, उसके साथ पालहड़ सिंह लड़ा था। ये वही महमूद खिलजी प्रथम था जिसको सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने पराजित किया था 1437 में, और उसी विजय के उपलक्ष्य में उसने कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ का निर्माण कराया। ठीक है साथियों, आज के सेशन को यहीं पर विराम देंगे और मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।